हमने लास्ट क्लास के अंदर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने कह सकते हो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल भी देखा था, जब हमने सी और ओ बॉन्ड क्लीवेज और फिर ओ और एच बॉन्ड क्लीवेज देखी थी। अब इससे आगे बात करते हैं और ध्यान दीजिएगा। रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल्स। अब फिर दोबारा से जब हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो बात होगी टुवर्ड्स OH बॉन्ड क्लीवेज। जल्दी बेटा। मैं यहां पर फिनॉल लेता हूं और ऑब्जर्व करता हूं कि OH बॉन्ड क्लीव हुआ और H प्लस रिलीज हुआ। ये मेरे लिए फिनॉल है और ये मेरे लिए फिनॉक्साइड आयन है। अगर आप फिनॉक्साइड आयन की बात करो तो ऑक्सीजन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, ल्यूइस बेस की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा और ये रेजोनेंस दिखाएगा। तो हम लिख सकते हैं एज फिनॉक्साइड आयन shows resonance, hence it is found to be more stable, therefore phenol is found more reactive towards OH bond cleavage। अब सिर्फ इतना लिखना कभी भी पॉसिबिलिटी कंप्लीट नहीं करेगा जब तक आप रेजोनेंस वर्ड लिखते हो और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते थे। तो जहां पर आपने रेजोनेंस लिखा है वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो यहां आप अगर स्ट्रक्चर्स पे आ जाओ, आई होप ये डिस्कस करने की नीड नहीं है, फिर भी अगर किसी बच्चे को लगेगा बात करनी है, कहीं पर डाउट है, तो मेरे से जरूर बात करेगा। जब भी बेंजीन का स्ट्रक्चर या उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहा है तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और आपके पास ये फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसी में चीजें ऐड करें, ध्यान से देखना। एज फिनॉल इज रिएक्टिव टूवर्ड्स OH bond cleavage, therefore phenol is acidic in nature। OH बॉन्ड टूट रहा है तो कहीं ना कहीं फिनॉल क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। अब यहां पर ध्यान से बात को समझना, आपने जब अल्कोहल पढ़ा था तो आपने बोला था ये वाटर से कम एसिडिक है, यानी वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं करता। लेकिन यहीं पर जब आप फिनॉल की बात करते हो तो इट इज फाउंड टू बी मोर एसिडिक देन वाटर। तो जब कोई चीज पानी से ज्यादा एसिडिक होगी तो आप उसको अगर पानी में डालोगे तो वो डिसोसिएट करेगी, और H प्लस आयन रिलीज करेगी। अब जब कोई चीज पानी में डिसोसिएट करके H प्लस आयन रिलीज कर रही है
तो कहीं ना कहीं आप उसका केसी लिख सकते हो। और फर्दर उसको वीक एसिड की तरीके से भी देख सकते हो। तो यहां से के ए की वैल्यू आई। अब एक सेकंड के लिए जरा यहां पर ऑब्जर्व करिएगा। आप बोल रहे हो कोई चीज रिएक्टिव है, प्लीज जब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पर अगर कोई बॉक्स बना रहा हूं तो ये पेपर में बॉक्स नहीं बनने। आप बोल रहे हो फिनॉल एसिडिक है या रिएक्टिव है, तो जैसे ही वो रिएक्टिव होगा कहीं ना कहीं OH बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेगा, हाँ या ना। और जितना जल्दी OH बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी ये कौन से आयंस में आएगा, फिनॉक्साइड आयन और H3O प्लस आयन में। और जितना जल्दी ये इन आयंस में आएगा उतना इनकी वैल्यू, और जितना इनकी वैल्यू ज्यादा कहीं ना कहीं इन पे जो डिपेंडेंट है उसकी वैल्यू भी। तो हम लोग बोल सकते हैं देयर फोर फिनॉल हैज हाई के ए वैल्यू। और हमें पता है पीकेए के ए के इनवर्स होता है, देयर फोर फिनॉल हैज लो पीकेए वैल्यू। अब प्लीज ध्यान से बात को समझिएगा। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं अगर यहां पर लिखूं तो पहला क्वेश्चन, वाई फिनॉल इज रिएक्टिव। तो फिनॉल इज रिएक्टिव सिर्फ इतना पोर्शन है, लेकिन अगर इसको और जोड़ दिया जाए तो वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो यहां तक आ जाएगा। और बोल दिया जाए वाई फिनॉल हैज हाई के ए वैल्यू या वाई फिनॉल हैज लो पीके ए वैल्यू। तो जब पीके ए वैल्यू तक पहुंचोगे तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट लिखना है। जल्दी से कॉपी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ऑब्जर्व करें।
अमरजीत भैया, ये ऑर्गेनिक वाला बैच है, फिजिकल नहीं है। ओजस। ओके सर, ओके। सर प्लीज क्वेश्चंस भी लिखना। लिख लिया बेटा? स्क्रॉल कर दो ना। नहीं, पक्का? चलिए, अब देखो बेटा, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू हो चुके हैं। जब भी आपसे एसिडिक, बेसिक या रिएक्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा,
तो वो कहीं ना कहीं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही है, क्योंकि आप रिएक्ट करवाओगे, कोई सी चीज की रिएक्टिविटी को चेक करोगे और कुछ और प्रोड्यूस करोगे, तभी तो बता पाओगे ये चीजें। तो कहीं पर आप अगर पढ़ना शुरू करोगे तो रिएक्टिविटी से जब भी स्टार्ट होगा तो हमेशा ये प्रॉपर्टीज होंगी, कौन सी वाली? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी एक तरह से आपके पास आ जाती है एस्टेरिफिकेशन। अब देखो बेटा, एस्टेरिफिकेशन, इट इज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस esters when alcohol react with carboxylic acid and derivatives in corresponding mediums। एस्टेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एस्टर्स बने। एस्टर्स क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। कब? जब अल्कोहल रिएक्ट करता है किनके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमें पता है, इसके डेरिवेटिव्स यानी इससे डिराइव किए हुए, तो एनहाइड्राइड, यहां पर दो एसिडिक मीडियम में है और एक बेसिक मीडियम में है। ऐसा क्यों है उसका रीजन भी बताऊंगा, लेकिन एक एक करके पहले चीजों को समझते हैं और देखते हैं। मैं सबसे पहले अगर बात कर रहा हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड विद एसिडिक मीडियम, तो बेटा यहां पर हम लोग RCH2OH अल्कोहल ले सकते हैं। ऐसे ही RC डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसके अंदर मैं एसिडिक मीडियम ले रहा हूं। ऐसा करने से ध्यान से देखना, यहां से OH और यहां से H जाएगा, जिसकी वजह से आपकी चेन बन जाएगी RCH2O C डबल बॉन्ड OR, और साथ में क्या रिलीज हो गया? अगर मैं इस एंटिटी को नाम देने की बात करूं, मैं एग्जाम्पल में सपोज R की जगह CH3 लिख लूं, तो ऐसा कुछ होगा। अब इस टाइम पर ये कितने कार्बन? तो इसका आ जाता है इथाइल। यहां पर कितने कार्बन? जो कि कार्बोक्सिलिक चेन का पार्ट है, इसलिए नाम आ गया इथेनोएट। अब यहां पर अगर एक और कार्बन होता तो प्रोपाइल हो जाता, या यहां पर कोई कार्बन या आगे फर्दर चेन होती तो उसके हिसाब से यहां पर नॉमेनक्लेचर बदलता। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से आया हुआ पार्ट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे आप लिखते हो इथेनोइक एसिड, H हटा लोगे तो क्या हो जाएगा? इथेनोएट। प्रोपेनोइक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोएट। एंड लाइकवाइज। पक्का बात समझ में आती है? प्लीज ध्यान से, लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज reactant is acidic in nature, therefore addition of acidic medium in a reversible process shifts the process in forward direction, helping the reaction to produce
हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, जिसको एस्टर लिख सकते हैं हम। ऑब्जर्व करिए, ये रिएक्शन में आपने रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है। रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन भी चलता है, और अब हमने ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्लास 11 में पढ़ा था, जिसके अंदर बहुत सारे चीजें डिपेंडेंट थी, जिससे आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। यानी अगर आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज करते हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारा कुछ पढ़ा था। लेकिन अभी सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन की। और यहां पर हम कंसंट्रेशन बढ़ा नहीं रहे अनीश। या तो मैं क्या करता, बहुत ही एम्पल क्वांटिटी के अंदर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड डालकर रखता, तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन रहती। लेकिन कभी कभार मुझे कम क्वांटिटी में भी रिएक्शन करनी होती है। इस रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए जहां पर एसिडिक मीडियम काम कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये हेल्प कर रहा है रिएक्शन को हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने की। कैसे हेल्प कर रहा है? मैं अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखूं तो रिएक्टेंट मेरे लिए एसिडिक इन नेचर है, तो अगर ये एसिडिक इन नेचर है तो इनका एसिडिक नेचर इंक्रीज करने के लिए मैंने मीडियम भी क्या ले लिया, एसिडिक। तो क्या लगेगा मुझे, मेरे रिएक्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। और जब रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो रिएक्शन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड। इस वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहकर मैक्सिमम कंपाउंड बनाकर दे रहा है, या कह सकते हैं मैक्सिमम एस्टर प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी हमने लिया, कौन सा मीडियम के साथ लिया, एसिडिक मीडियम के साथ। ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन भी लिख लेता हूं, और रीजन सेम ही रहने वाला है, सेकेंड। अब पॉइंट आता है सर, सेकेंड के अंदर हमने एनहाइड्राइड लिखा है, तो एनहाइड्राइड होता क्या है? देखो बेटा, एनहाइड्राइड का मतलब होता है विदाउट वाटर। अब बिना पानी के करने के लिए मुझे किसी चीज को हीट करना पड़ेगा। आप लोग भी तो यही करते हो, पानी सुखाने के लिए क्या करोगे, हीट करोगे। अब किसको हीट करें? तो बेटा जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू एनहाइड्राइड्स। मैं अगर यहां पर एग्जाम्पल लिखूं तो CH3C डबल बॉन्ड OOH। ऐसे ही मैं एक और मॉलिक्यूल सेम लिख रहा हूं, और जब मैं इनको हीट करूंगा तो हीट करने से यहां से वाटर लॉस होगा, और जब ये वाटर लॉस हुआ तो CH3C डबल बॉन्ड OO, C डबल बॉन्ड O, CH3। क्योंकि बेटा आप बने हो इथेनोइक एसिड से, तो आप हो गए इथेनोइक एनहाइड्राइड। पक्का? तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है, ध्यान से देखना, मैं नीचे ही लिख रहा हूं। मैंने सपोज RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR लिया, सिमेट्रिकल ही रहेगा हमेशा। और इसमें मैंने डाला RCH2OH। अब यहां पर RCH2OH एसिडिक है, हमें पता है अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो मीडियम कौन सा लेकर चलेंगे, एसिडिक मीडियम। अब यहां पर एसिडिक मीडियम लिया, प्लीज देखना कंफ्यूज मत होना, यहां से H गया और यहां से ये बॉन्ड टूटा। ऑब्जर्व करिए, RCH2O, C डबल बॉन्ड OR, RCH2O, C डबल बॉन्ड OR। अब यहां H है, इस पे चला जाए तो RC डबल बॉन्ड O और H, तो RC डबल बॉन्ड OH। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना और यहां पर क्या बना, एस्टर। अब क्योंकि एनहाइड्राइड और अल्कोहल दोनों एसिडिक नेचर पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन को फॉरवर्ड रखने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एसिडिक नेचर चाहिए। तो यहां पर, यहां पहले वाले में, दोनों में ही आप एसिडिक मीडियम क्यों ले रहे हो, क्योंकि ली चैटलर्स प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन को हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए
आपका एसिडिक मीडियम क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। पक्का? जल्दी से इतना कॉपी कर रहे हैं, फिर थर्ड रिएक्शन पर आते हैं। मेरे से पूछ लो प्लीज।
कर दो स्क्रॉल, कर लो। नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल फिनॉल्स ईथर का जितना भी पोर्शन आज तक कंप्लीट होगा, हाफ एन आवर का एक छोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो टेक्निकली अगर सपोज हम लोग क्लास ले रहे हैं यही टाइम पर, अगर तो जैसे 8 से 9:30 हुई या 7:30 से 9 बजे तक हुई, उसके बाद हाफ एन आवर का टेस्ट है, तो 2 घंटे की क्लास मानकर चलो। कर दूं स्क्रॉल, लिखो लिखो जल्दी लिखो, लिख लो। फ्राइडे को क्लास होगी ना टेक्निकली। अगर फिजिक्स की होगी तो फिजिक्स के बाद दे देना आधे घंटे का, उसके बाद दे देना। टेंशन क्यों लेना। चलिए कर दो ना। चलो अब तीसरा देखते हैं एसाइल हैलाइड के साथ। तो एसाइल हैलाइड, आई होप आपको पता हो, RC डबल बॉन्ड OOH। अगर इसको प्लीज ध्यान देना, मैं बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, सिर्फ एक मेथड लेकर दिखा रहा हूं। याद करो लुकास रिएजेंट क्या था, HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहां पर RC डबल बॉन्ड OCl बन जाएगा, साथ में H2O अलग। तो ये आपका एसाइल क्लोराइड है, ठीक है। अभी मैं कॉमन ले रहा हूं तो RC डबल बॉन्ड OX ले सकता हूं। बहुत सारे मेथड्स हैं, कह सकते हैं वही मेथड्स लगेंगे जो अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए लगते हैं। ये लिया, साथ में अल्कोहल लेता हूं। अब इसके अंदर मैं यूज करता हूं पिरिडीन, विच इज अ बेसिक मीडियम। क्यों लिया जा रहा है अभी जब रिएक्शन कंप्लीट करूंगा सामने दिखाई देगा। तो यहां से H और यहां से X, तो सबसे पहले HX निकल गया, RCH2O, C डबल बॉन्ड O R। ये तो एस्टर है। इसकी बात करें, ये HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, या जिसको आप खुद ही बोलते हो आप हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए, रिएक्टेंट की साइड पे एसिड्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट की साइड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर मैं एसिडिक मीडियम लूंगा तो ये वीक एसिड को सपोर्ट करेगा या स्ट्रॉन्ग को? स्ट्रॉन्ग को। और जब स्ट्रॉन्ग को सपोर्ट करेगा तो प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा, और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मुझे ज्यादा लगेगी तो रिएक्शन कहां आ जाएगी? तो इस बैकवर्ड डायरेक्शन को अवॉइड करने के लिए मुझे मीडियम क्या लेना पड़ा? बेसिक। तो यहां पर रीजन पे क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक मीडियम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ acidic, as acidic medium would favored
product which would shift reaction to backward डायरेक्शन। ठीक है ना। और इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या करा, जल्दी से कॉपी कर रहे हो एक बार। लिख लिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो अब चीजें ना, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में आप आ चुके हो तो रिलेट होंगी। रिलेट कैसे होंगी, अगर मैं ये फर्स्ट चैप्टर में चले जाऊं
तो ये हमारी प्रिपरेशन का काम कर रहा है, और यहीं पर सेकंड चैप्टर में ये अल्कोहल्स की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो एक की प्रिपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी हो सकती है। आप कहीं ना कहीं पहले भी पीछे भी जाओगे, एस्टेरिफिकेशन क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, एस्टर्स। तो वो एस्टर्स की प्रिपरेशन थी और इसकी क्या थी, प्रॉपर्टी। सिमिलरली यहां पर आप आए तो एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन और उसकी क्या है, प्रॉपर्टी। ये तो आई होप आपको याद होगा। अनीश कह रहा है मैं ही आंसर दूंगा सारे के सारे। अल्कोहल से कोई भी एल्काइल हैलाइड आपकी चॉइस का, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, क्या बना सकते हो। चलो क्लोराइड बना रहे हो, क्या डालोगे। हाँ, तेज बोल। मैं यहां पर वन लिख रहा हूं, ठीक है। HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। वंश कह रहा है सेकंड मैं बताऊंगा। लिख लिया। मनवीर, खुशी, PCl5, भाविका। पहले मैं क्लोराइड कंप्लीट कर रहा हूं। चलो आपने मुझे बता रहे हो तो लिख लेता हूं। ये RCH2Br के लिए बता रहे हैं। मैं इसको सेगमेंट ए और इसको सेगमेंट बी लिख रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। ऑलरेडी पढ़े हुए हो। क्या बोल रहे थे भाविका, इन प्रेजेंस ऑफ, वो एल्कीन से बनाता है बेटा, HBr। कौन सा, SO, गार्गी, PCl3। नेक्स्ट, अब इसके तो खत्म हो गए क्लोराइड के। हर्षिता, हाँ, फंसा दिया इन्होंने, है ना। पीछे अनहद, रेयांश, ध्रुव भैया, नहीं पता, बहुत बढ़िया, हम पढ़ेंगे थोड़ी। रेड, उसके बाद, अच्छा एक वो भी तो रह गया, NaBr, प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ऐसे ही C, I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। देखो मेरा ऐसे लिखने का पर्पस है कि आपकी मल्टीपल रिएक्शंस हो गई, लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हो, इंक बिना बचाए एक एक रिएक्शन जरा कंप्लीट कर रहे हो, जल्दी से लिख लो। सेम चीज आपने ऑलरेडी लिखी हुई है, अब मैं पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा SOCl2 बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए यूज होने वाला रिएक्टेंट है, लेकिन मैं सिर्फ रिएक्शंस मांग रहा हूं, जल्दी से कंप्लीट कर रहे हो। जी बेटा, कौन सी, देखिए फर्स्ट में HBr सिंपली HCl जैसे काम करता है।
सॉरी सर, थोड़ी सी अच्छी हैंड राइटिंग में लिख लो। सर वैसे तो सारे बाय प्रोडक्ट्स भी लिखने हैं, बट मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जिनको रिएजेंट्स याद नहीं थे बाय प्रोडक्ट्स, तो बहुत आगे की बात है ना। PCl3 PCl5 जिसने बताया था, जरा बाय प्रोडक्ट भी बता दो। H3PO4 किस में? PCl5 PCl3 में? और PCl5 में? शुक्रिया। चलिए कंप्लीट कर सकते हो रियांश भैया, पक्का? याद तो हमें सर था ही नहीं ना कुछ। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से मेरी बात को समझना बेटा, जब भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस आती है, टेक्निकली दे आर एडिशन। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर। जब भी ये तीनों रिएक्शंस आएंगी, हमारे दो वर्ड्स लग जाते हैं, या तो कंप्लीट या पार्शियल या कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड वर्ड हम जनरली ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए लिखते हैं, और पार्शियल हम लोग हाइड्रोलिसिस के लिए लिखते हैं। अब ये कंप्लीट और पार्शियल का मतलब क्या है? सपोज वंश को बहुत ज्यादा प्यास लगे, तो हम पानी पिलाएंगे। हम बोल सकते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वाटर देने का मतलब है हाइड्रोलिसिस, और इसको पानी पिलाने का मतलब है इसकी प्यास बुझाना। अब इसको 5 गिलास पानी पीना है, लेकिन मैं इसको 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या 4 गिलास ही दे पाऊं, तो कहीं ना कहीं मैं इसको पूरी तरह से फिल तो नहीं कर पाया। अगर मैं पूरी तरह से इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दूं, तो बोला जाएगा कंप्लीट। लेकिन अगर मैं कंप्लीट ना कर पाऊं, फिर चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 नहीं हो, तो मेरे लिए कहलाएगा पार्शियल या कंट्रोल। सिमिलरली ऑक्सीडेशन में मेरे कंपाउंड को 4 ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन मैं 3, 2 या 1 दे पाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा? कंट्रोल्ड। मेरे कंपाउंड को ऑक्सीजन की 2 की जरूरत है, मैं सिर्फ 1 दे पाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा? कंट्रोल्ड। लेकिन 2 के 2 दे दूं तो कंप्लीट। तो यहां पर ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होती है। एक है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और एक है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तभी कंप्लीट करवा पाएगा, तो हमारे लिए आ जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं पर कंट्रोल्ड तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है ध्रुव की तरफ से कि सर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? स्ट्रॉन्ग लिख दिया, वीक लिख दिया, लेकिन स्ट्रॉन्ग में कौन सा या वीक में कौन सा? तो बेटा हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लर्न करने हैं, लेकिन एक लिमिटेशन क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी एक के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, दूसरे के लिए वीक हो सकता है, या कोई एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और एक के लिए बहुत ज्यादा वीक। तो पर्टिकुलरली जोन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहां जहां लिखवाऊंगा, वहां वहां पर उसी को इस्तेमाल करना है। अगर थोड़ा सा याद होगा, तो मैंने आपको बोला था नाइट्रो के साथ रिडक्शन के टाइम पर नाइट्रो के साथ SN और HCl काम करता है, वहीं जनरलाइज में H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल काम करता है, तो रिडक्शन के टाइम पे बताया था। ऐसे ही ऑक्सीडेशन के टाइम पर भी बताऊंगा। पहले हम रिएक्शन समझते हैं, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझेंगे। काफी सारे हैं, 8-10 हैं जो कि हमें याद रखने हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, मैं यहां पर सबसे पहले लेता हूं प्राइमरी एल्कोहल। यहां रिएक्शन लिखूंगा, यहां समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मैंने लिखा RCH2OH, कोई दिक्कत? अब देखो ऑक्सीडेशन कैसे होती है। ऑक्सीडेशन में कार्बन के साथ OH लगाए, तो एक कार्बन कौन सा वाला कार्बन है? अल्फा। इस कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन जुड़े हुए मिल रहे हैं, हाँ या ना?
अगर इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आप ऑक्सीजन ले आओ तो आपने यहां पर क्या कर दी, ऑक्सीडेशन। अब जरा एक सेकंड के लिए इधर वापस आते, प्लीज देखना ध्यान से। मैंने RCH2OH लिखा, समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट बनाया, RCH2OH। हेल्प करिए, अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2। यानी मैं इसको कितनी बार ऑक्सीडाइज कर सकता हूं, 2 बार। अगर मैं दोनों के दोनों को ऑक्सीडाइज कर दूं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, लेकिन सिर्फ एक को कर पाऊं तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। बात समझ में आती है? तो अगर मैं यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूं तो एक ऑक्सीजन इनके बीच में आएगा और एक ऑक्सीजन, यानी स्पीशीज बन जाएगा RCOH, पुराना OH, नया OH। वंश क्या बोलेंगे इसको? सर वंश भूल गया, कार्बन के साथ एक से ज्यादा OH, तो यहां से क्या लूज होगा, वाटर। अब जब ये पानी रिलीज हुआ तो C का एक बॉन्ड टूटा, O का एक बॉन्ड टूटा, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, और ये एज इट इज लग गया। ये क्या है, सहज। क्या? हाँ क्या है ये, शुक्रिया। क्योंकि हमारे पास वंश भैया हैं, लास्ट क्लास में इन्होंने कुछ और ही बोला था, याद है? नहीं याद है। तो यहां पर इसने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। पक्का? अगर मैं लैंग्वेज के हिसाब से बोलूं तो प्राइमरी अल्कोहल अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी के साथ दूसरा देखते हैं भैया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो सीखना है। तो यहां पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब जब मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहा हूं फिर दोबारा से, ये कुछ ऐसे, अब 2 हैं लेकिन 2 में से सिर्फ कितनों को ऑक्सीडाइज कर पाऊंगा, जिसकी वजह से आप बनेंगे RC, नया OH, पुराना OH और H। अब इसको क्या बोलेंगे सर? कुछ नहीं बोलेंगे, पहले क्या रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से आप बनेंगे RC डबल बॉन्ड O और H। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस रिएक्शन को मैं ऊपर लिख रहा हूं सिर्फ। पक्का? तो यहां से बना RCHO, साथ में पानी, और आप क्या हैं, एल्डिहाइड। आई होप ये बात क्लियर है। अब जैसे प्राइमरी अल्कोहल की कहानी पड़ी वैसे सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल भी है। तो जरा सेकेंडरी अल्कोहल पर आ जाते हैं। अब सेकेंडरी अल्कोहल की जरा देखें तो RCHROH। अब इधर ऑब्जर्व करो जरा, कार्बन यानी अल्फा कार्बन कितने हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, एक। या तो हम ऑक्सीडाइज कर पाएंगे या तो, अब कर ही नहीं पाएंगे तो वीक की तो बात ही नहीं आ रही। तो कर लिया तो कंप्लीट है, वरना नहीं है। तो मैं सिर्फ यहां पर लिखूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रियांश मेरे लिए यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग कोई वीक नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ऑक्सीडाइज कर पाएगा तभी ऑक्सीडेशन होगी, अदरवाइज ऑक्सीडेशन। तो जो इसमें काम कर सकता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग वीक की कहानी नहीं बोलनी। पक्का बात समझ में आती है क्यों वो नहीं बोलनी? क्योंकि मेरे पास यहां पर ऑप्शन नहीं है। अगर 2 बॉन्ड ऑक्सीडाइज होते, जो सिर्फ एक कर पाता वो वीक कहलाता, और जो दोनों कर पाता वो स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहां पर तो है ही है कि, तो इसको कर पाया या नहीं कर पाया, कर पाया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं कर पाया तो कुछ नहीं इसके लिए। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसको करें प्लीज, ब्रैकेट की कहानी। यहां पर O आएगा। अब यहां अनीश कह रहा है O आने के बाद इसका नाम क्या होगा, शुक्रिया। तो यहां से वाटर रिलीज होगा, प्लीज यहां लिख,
यहां चलो पहले लिख तो लूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या है ये, कीटोस। मैंने कहा शायद सुबह सुबह खाने की याद आ गई। क्या, कीटोन। पक्का। अभी तक जितनी बातचीत हमने करी है मैं वहां पर लिख रहा हूं, सर 1 डिग्री एल्कोहल आर केपेबल टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड एज वेल एज, और 2 डिग्री एल्कोहल आर केपेबल टू प्रोड्यूस, जरा कन्वर्स बातचीत करते हैं। याद करिए, हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल सीखा था फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप्स। कार्बोनाइल कौन से यूज करे थे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर एल्डिहाइड को रिड्यूस करके 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस करके 2 डिग्री अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके पहले आया था एल्डिहाइड, फिर आया था 1 डिग्री अल्कोहल, या डायरेक्टली LiAlH4 डालकर क्या आया था, 1 डिग्री। तो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन से अल्कोहल बना था, और आज अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड कीटोन। बात समझ रहे हो। प्लीज याद रखना, किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से अगर दूसरा बनता है तो उससे रिडक्शन से हम वापस बन सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर कन्वर्ट्स ऑफ ईच अदर। पक्का। यही बोलते हो ना, एडिशन ऑफ वाटर या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी। पक्का। कॉपी करिए प्लीज, अभी 3 डिग्री रहता है, जल्दी से कॉपी करिए, इंपॉर्टेंट है। सर बायोमोलिक्यूल्स लर्न करना स्टार्ट कर दो, इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीजें उससे एसोसिएटेड हैं,
सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है डीएनए आरएनए का, जिसके अंदर मेरे को सिर्फ बताना है किस तरीके से न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड एंड फर्दर चीजें जाती हैं। इसके अलावा सारी चीजें कंप्लीट हैं। और सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी रीड करो, जो सी मैंने फाइल शेयर करी है पीपीटी की फॉर्म में, वो रीड करो अच्छे से। कहीं पर कोई पॉइंट ऐसा होता है जो आपको और एडिटिव चाहिए तो डेफिनेटली एनसीईआरटी की रीडिंग से मिलेगा, ठीक है ना। और प्लीज चीजों को पहले लर्न करो, फिर क्वेश्चन एप्लीकेशन पर आओगे। क्वेश्चन कौन से कंप्लीट करने हैं, मेरे मॉड्यूल वाले। अभी मैं ग्रुप पर कह सकते हो होमवर्क बोल लो उसको, या आपके लिए कह सकते हो एक टास्क बोल लो, क्योंकि संडे को तो टेस्ट है ही, बायोमोलिक्यूल्स का टेस्ट है। और चलो एक चीज बता देता हूं, जो उस टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसे सिंक्रोनाइज होगा फिजिक्स मैथ्स एंड बायोलॉजी, जो भी आप मेरे पास पढ़ते हो उनके हिसाब से। अगर मान लो आप मेरे पास सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हो तो डिवाइड बाय 1 ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो तो डिवाइड बाय 2, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी पढ़ते हो तो डिवाइड बाय 3 या 4। के बाद जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे जो सबसे ज्यादा टॉप स्कोर करेगा उसको हमारी तरफ से एक गिफ्ट, ठीक है ना। मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे नहीं रख रहा हूं। सिर्फ ना रखने का रीजन है कि भैया आपको हो सकता है एक सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, आप सिर्फ उसी को पढ़ो, उसी में परफॉर्म करो, और फिर पेरेंट्स को बोलो छोड़ो इस सब्जेक्ट को, इसको देखो ना, तो वो नहीं चाहिए। आप सब पे परफॉर्म करो। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सब पर ध्यान दो, लेकिन सबसे अच्छा किसमें स्कोर करो, ठीक है ना। सारी पूरी पूरी मार्कशीट लिखो, लेकिन हाईएस्ट मार्क इसमें दिखने चाहिए, केमिस्ट्री। आई एम सेल्फिश, और वो होगा भी ऐसा, वक्त रहते सारी चीजें आएंगी। हाँ, आनंद कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, सब में 90s में हो तब हाईएस्ट, ठीक है ना। देखो, बाय गॉड ग्रेस और बाय एफर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हमारे इंडिविजुअली हमारे खुद के एफर्ट्स होते हैं, बट स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट, स्टूडेंट्स का कंसिस्टेंट रहना बहुत मैटर करता है किसी भी स्कोर को बनाने में, किसी को भी रिजल्ट को अचीव करने में। हम बीइंग टीचर्स भी कभी कभार ये फील करने लग जाते हैं यार ये चीजें तो मोनोटोनस हो गई, हम 5-5 बार 4-4 बार पढ़ा चुके हैं उसी साल के अंदर पढ़ाते हुए। तो भैया अगर मुझे आज 16 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, हो सकता है पहले साल के अंदर मैंने 2 बैच या 1 बैच पढ़ाया हो, दूसरे के साल, तीसरे साल, 5वें साल, छठे साल आते आते 3 से 4 बैच तो यूजुअली होते हैं। तो अगर 4 बैच हर एक साल के अंदर हैं तो समझ लो रिवीजन भी होनी है दोबारा से। देयर आर 99% टीचर्स जो रिवीजन पर एम्फेसाइज नहीं देते, मेरी रिवीजन दोबारा से पूरी की पूरी होगी। तो वहां पर अगर मैं मान कर चलूं तो कम से कम तो एक टॉपिक को मैंने एटलीस्ट 100 बार तो पढ़ा दिया होगा अपनी जर्नी में। तो थिंग्स मे गेट मोनोटोनस, ठीक है ना। लेकिन जब आप लोगों की बात आती है, आप लोग भी पढ़ते पढ़ते कंसिस्टेंसी लूज करते हो, यार ये बहुत बार पढ़ लिया, या सर ये तो याद ही नहीं हो रहा है, या ये तो ऐसी चीज आ रही है गिव अप करने का मन कर रहा है, तो उनसे जो चीजों से उभर जाता है या जो चीजों से अपने आप को इंप्रोवाइज करता है, कंसिस्टेंट रहता है ना, वो डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखाता है। वो रिजल्ट्स अकेले मेरा कोई एफर्ट नहीं है, अकेले आपका कोई एफर्ट नहीं है, अकेले आपके पेरेंट्स का एफर्ट नहीं है, बल्कि दिस इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ ऑल थ्री ऑफ अस। भैया जब आप बोलोगे ना सुबह 6 बजे क्लास से उठना है, तो उठाने वाला सबसे पहले मम्मी होंगी। लाइक वाइज कहीं पर रात को पढ़ते हुए कि कहीं पर कुछ भूख लगी है, मैगी खानी है वगैरह वगैरह, आज तो आप लोगों के पास जोमेटो स्विगी भी होता है, तो कहीं तो रील्स की तरह, जैसे रील्स में आधा घंटा वेस्ट करते हैं, जोमेटो स्विगी में भी वेस्ट करते हैं, यार ये ऑप्शन नहीं खाना, यार ये तो 150 रुपए का आ रहा है, 120 वाला ट्राई करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें भी एक एक घंटा खराब कर लेते हैं। लेकिन जो जस्टिफाइड है, अगर आप अपने पेरेंट्स पे, अपने गार्डियन पे डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली दे आर डूइंग द मोस्ट वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग यू अप, इन मेकिंग यू स्कोर व्हाट दे डिजायर और व्हाट यू डिजायर, ठीक है ना। डिजर्व तो आगे की बात है, पहले तो डिजायर तक पहुंचाने की बात हो रही है कि भाई ये डिजायर कर रहा है ना, यही बहुत बड़ी बात है। फिर उसको कितना कन्वर्ट कर पाते हो डिजर्व करने में, क्योंकि आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे तो डिजर्व भी बढ़ेगा और फिर डिजायरिंग के साथ जुड़ जाएगा। हालांकि जनरली डिजायर वाला कॉलम नीचे आता है, अप्रैल में आए थे 100 लाएंगे, फिर नवंबर दिसंबर तक 100-100 लाएंगे, मतलब 100-100 लाएंगे, 100-100 SO वाला, 2 में 100 नहीं हो जाएंगे। तो वो जो चल रहा है उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है।
हमेशा बात को ध्यान रखना, छोटे छोटे एफर्ट से चीजें बनती हैं, हल्का हल्का चीज आगे बढ़ाती है, ना कि आप कंप्लीट चीजों में चलते चले जाओ कि भाई आज तो 2 दिन है पूरा कर लूंगा, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये तो प्रूवन फैक्ट है। भाई मैं 11th 12th की बात ना करूं, मैं अगर इंजीनियरिंग की बात करता हूं अपने, तो अमूमन इंजीनियरिंग में इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं कि हर किसी का थॉट प्रोसेस होता है चल यार आखिरी में देखेंगे। वो आखिरी में देखते देखते कब आखिरी हो जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता। तो यहां पर आप पे भी ये चीज अप्लाई होती है। इफ यू हैव 5 सब्जेक्ट्स, यू हैव टाइमलाइन ऑफ नियरली 8 मंथ्स, स्प्लिट, डिवाइड करो। अच्छे तरीके से आता है, क्लास में सुनकर समझ में आ गया, अब तो चल रहा है साथ के साथ। फर्स्ट पोर्शन, किसी का वो 20% हो सकता है, किसी का 40% हो सकता है, किसी का 60% हो सकता है, किसी का शायद 2% हो, लेकिन फिर बचे हुए को आपने स्प्लिट करना है बाकी बचे हुए टाइम में। और हमेशा याद रखना, जो भी टाइम को स्प्लिट करोगे ना, प्लीज दिसंबर से पहले पहले स्प्लिट करना। दिसंबर के बाद आपके स्कूल के प्रैक्टिकल, आपके प्री बोर्ड्स, आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स, आपकी फेयरवेल, फेयरवेल के साथ आने वाला ट्रॉमा, फ्रेंड जोन होने वाला, या अड़ोसी पड़ोसी छूटने वाला, या इमोशनल अत्याचार, या फोन पे ज्यादा बढ़ जाएगा टाइम लाइन। क्यों? क्योंकि वो दोस्त, वो स्कूल, सारी चीजें छूट गई जिससे आपको नॉस्टैल्जिया फील होगा। तो वो नॉस्टैल्जिया फील करने का कोई मीनिंग नहीं है, ज्यादा लगे अगर नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं अगला साल भी वहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए विद न्यू पीपल। फिर भी नॉस्टैल्जिया फील होगा। वो 12 साल से चलते हुए बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ नॉस्टैल्जिया नहीं है, 1 साल वाले के साथ और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ क्या जुड़ेगा भाई, अब भी रह गया तो अगले साल एक और नॉस्टैल्जिया। ठीक है ना? तो उससे बेटर क्या है कि भाई वो नॉस्टैल्जिया को एक लिमिट तक रखो, अपने इमोशंस को एक लिमिट तक रखो, इमोशनल अत्याचार ना करो और पढ़ाई पे फोकस करो। तो जो दिसंबर या जनवरी में आएगा, फिर आप स्टेटमेंट दोगे अब काहे पश्चात, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उससे पहले अभी से शुरू कर लो। चलो वापस आते हैं, लिख लिया? पक्का क्लियर है यहां तक? चीजें यहां तक रख रहा हूं। 3 डिग्री अल्कोहल की मैंने बात नहीं करी है, नेक्स्ट क्लास में करूंगा। मेक श्योर चीजों को सही ढंग से रिवाइज एंड रिकॉल करके आओगे। दोबारा से बोल दूं, फ्राइडे को हाफ एन आवर का टेस्ट होगा, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड व्हाटसोएवर यू आर रिवाइजिंग। और प्लीज दोबारा से याद करा दूं, जो मैंने ग्रुप पर डाल रखा था, पॉसिबली 1 आध 2 के स्कूल खुल जाएंगे नेक्स्ट मंडे से, तो इसी वीक का स्केड्यूल रहेगा, फिर इवनिंग का स्केड्यूल आ जाएगा वापस। तो इस वीक में हम जितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को कर सकते हैं कंप्लीट करते हैं, ताकि चीजें कोरिलेट करें। मुझे उम्मीद है सैटरडे संडे में मैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कंप्लीट करवा दूंगा आपका एक चैप्टर, और इसी के साथ साथ ये वाला अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में नेक्स्ट क्लास में आपका अल्कोहल फिनॉल का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर्टीज के साथ। उसकी नेक्स्ट क्लास में ईथर है, ईथर में शायद 2 क्लासेस लगेंगी, नहीं अगर 1.5 लगेंगी तो एक आधी क्लास के अंदर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। उसके बाद फिर क्वेश्चनर करना है। तो कह सकते हो आप स्कूल एंट्री करने से पहले अगर मानकर चलो, तो आप मेरे साथ सोल्यूशन चैप्टर, उसके बाद हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड का थोड़ा सा हिस्सा, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो इतना पोर्शन कंप्लीट कर चुके होंगे। प्लीज मेक श्योर यू नीड टू रिवाइज थिंग्स। एक और चीज का बेनिफिट बता रहा हूं, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं किसी एक चीज में या एक बैच में जीरो से रिवीजन स्टार्ट करवाऊं, या जीरो से बिगिन करवाऊं अभी ही। तो अगर आपको लगता है, सपोज आपने मेरे साथ सोल्यूशन दोबारा से रिवाइज करना है, तो वो सोल्यूशन रिवाइज दोबारा से करवा दूंगा, बट थोड़ा सा अलर्टफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्पेस पे हमने इन रेगुलर क्लासेस में करा उस स्पेस पे नहीं करवाऊंगा। आप खुद समझ सकते हो, मान लो मैं 1 जुलाई से वो रिवीजन शुरू कर रहा हूं पैरेलली, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तो निकल गए ना। 9 महीने की जर्नी है, 12 महीने मैं नहीं काउंट करता, मैं 9 महीने काउंट करता हूं, क्योंकि उसके बाद आपके सारे एग्जाम्स हैं, उसमें से 3 महीने चले गए, तो सिर्फ 2/3 पोर्शन ही तो बच रहा है। तो 2/3 में थोड़ी सी पेस तेज होगी, या कहीं ना कहीं उसके साथ होने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके अकॉर्डिंगली होंगी। बट जो बच्चा मेरे साथ पढ़ा हुआ है, वो पैरेलली अपने रजिस्टर्स को देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, तो आपको सारी चीजें रिलेटेबल रहेंगी। बट प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिविजन साथ के साथ अगर हो रही है तो साथ के साथ फॉलो करोगे। क्लियर है? पक्का? चलो।